Okay, so we have with us now Kaustubh has also joined. Okay, तो पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों ने जो पिछले क्लास में सेट्स में स्टार्ट किया था उसमें कितना अप्लाई कर पाए हो, एनसीईआरटी में जो होमवर्क मैंने दिया था उसको, और जो असाइनमेंट्स तुम्हें दिए गए हैं उसमें कहाँ पे डिफ़िकल्टी आई है, क्या कॉन्सेप्ट तुम्हें ठीक से क्लियर नहीं हुआ या सब कुछ क्लियर हो गया है? तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो दैट। आयुषी, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। बस तुमने कुछ बोला लगता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। Sir, could you please explain the intervals as subset of R once again? Okay, I will explain it. So, intervals as subset of R, that is real number. Okay, Kostov is saying that his mic is not working, but in subset part he is feeling difficulty. Okay, तो डिस्कस करते हैं सबसेट पार्ट को भी अभी। तो इसमें इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसमें ये होता है कि व्हेन यू टेक अ कंटिन्यूअस नंबर, लाइक तुम्हें नंबर लाइन पे दो वैल्यूज हैं ए और बी, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और ए से बी तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको तुम्हें इंक्लूड करना है। तो उसको तुम इंटरवल के फॉर्म में लेते हो, यू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इंटरवल का रूप क्या होता है कि इस तरह का ब्रैकेट यूज किया जाता है, इस तरह का ब्रैकेट यूज किया जाता है। तो व्हाट हैपेंस कि अगर तुम्हें मान लो ए से लेके बी तक जितने भी रियल नंबर्स हैं सबको इंक्लूड करना है, तो तुम क्या कहोगे कि ए कॉमा बी विद द स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड है, मतलब ए और बी जो एंड पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड है, और जो बीच की वैल्यूज है वो भी इंक्लूडेड है। तो ए कॉमा बी मतलब ये सारी वैल्यूज जो तुम्हारे ए से लेके बी तक हैं, फ्रॉम हियर टू हियर, वो सारी वैल्यूज तुमने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूडिंग ए एंड बी। एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो पूरा नंबर लाइन होता है, उसका एक पोर्शन है, ठीक है। सबसेट मतलब उसका एक पोर्शन है। तो ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें वैरायटी क्या क्या हो सकती है, जैसे तुम चाहो कि ए को इंक्लूड करना लेकिन चाहो कि बी को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन बी से पहले तक जितना है सबको इंक्लूड करना। तो उस केस में क्या कहोगे कि ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड, एंड स्टिल इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ए से लेके बी तक सारी वैल्यूज वेयर ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, अगर तुम ए को नहीं लेना चाहते हो और बी को लेना चाहते हो तो क्या कहोगे कि ए इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट, दिस इज ओपन ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट का दूसरा नाम होता है क्लोज ब्रैकेट। तो ए कॉमा डी, इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, ए और बी दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है तुम्हें, तो दोनों को ओपन ब्रैकेट से रखना होगा, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो दीज आर द फ्यू केसेस जो हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड ये सब वैल्यूज जो है कंटिन्यूअस वैल्यूज है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है। डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं तो उनको ब्रेसेस में दिखाते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सब डिस्क्रीट वैल्यूज है, 4, इसका मतलब ये कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बीच की वैल्यूज नहीं, 1.1 नहीं, 1.2 नहीं, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज।
तो इनको हम किससे दिखाते हैं? ब्रेसेस से दिखाते हैं, जैसे सेट के एलिमेंट्स हम दिखाते हैं। इज दिस क्लियर आयुषी? Yes, sir. Thank you. ओके। सर हाँ सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो क्लास थोड़ी 2 मिनट लेट से ज्वाइन की थी। ये हमने पिछले क्लास में किया था, तो आयुषी ने पूछा कि इसे ये समझ में नहीं आया था, तो मैंने वो चीज़ फिर से उससे बता दी। जो हमने इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर किया था ना पिछली क्लास में, उसी को मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। अभी मैं सबके डाउट्स ले रहा हूँ, किसको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। यस सर, ठीक है, ओके। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था 1,2 का, यहाँ पे मैंने a,b ले लिया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आई थी, उसका मैसेज अभी आया था मेरे पास। किसकी प्रॉब्लम थी? हाँ, कौस्तुभ की प्रॉब्लम थी। सबसेट में उसे कुछ इशू आ रहा है, तो सबसेट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इशू आ रहा होगा। तो हैव यू ट्राइड द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी और द क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट गिवन टू यू? या भी कुछ ट्राई कर लेते हैं, अगर तुमने नहीं ट्राई किया है तो अभी ट्राई कर लेते हैं। Parth is asking phi is a subset of every set. Yes Parth, actually phi जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो that is a good question by Parth. Phi is a subset of all sets. Why phi is subset of all sets? Because phi हम उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। phi के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। दिस इज एन एम्प्टी सेट। phi is an empty set. तो एम्प्टी सेट में जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ phi इज प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। कोई भी एक गिवन सेट है, हम कह रहे हैं कि उसमें phi का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये बात सही है, जब phi में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो उसमें प्रेजेंट होगा, चाहे वो सेट कोई भी सेट हो। तो phi इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तुम्हें असाइनमेंट में भी दिया गया है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अगर तुम्हारे वहाँ पे डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 1 जो असाइनमेंट का है, मैं उसको पहले एड्रेस कर रहा हूँ। ओके, देवांश के डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में से, फ्रॉम द असाइनमेंट। ओके देवांश, अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। और सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी बाय आयुषी। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं असाइनमेंट का। इसमें ये पूछ रहा है, राइट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर इनकरेक्ट है तो, और करेक्ट है तो उसको वैसे ही रहने देना है। सो वी हैव फर्स्ट वन। फर्स्ट वन सेज दैट A is a subset of A, B, C. So A is actually not a subset of A, B, C, but A is an element of A, B, C. So A belongs to A, B, C is the correct statement. This is a wrong statement. Second part says that A with a bracket on it belongs to A, B, C. अब इसने यहाँ पर belong लगा दिया और ब्रैकेट कर दिया, स्टिल इट इज करेक्ट।
अगर तुम ब्रैकेट लगा रहे हो, मतलब ब्रेसेस लगा रहे हो, तो दिस इज एक्चुअली नाउ अ सबसेट ऑफ a comma b comma c. Is this clear, Devansh? Yes, sir. कौस्तुभ, ये सबसेट के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तुम्हें? Okay. Third part says that A belongs to और ये दिया हुआ है एक ब्रेस, और इसके अंदर दिया हुआ है ब्रेस में A, B. Is this correct और इनकरेक्ट? तो बेसिकली A को हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट. जब बिलोंग टू आ गया तो एलिमेंट, लेकिन A इज नॉट द एलिमेंट. A with the brace is the element inside this set. तो ये स्टिल रॉन्ग हो जाएगा. इसकी जगह हम क्या कहेंगे कि अगर A with brace होता, then it belongs to, ये आउटसाइड वाला ब्रेस तो सेट का ब्रेस है, और ये जो A के ऊपर ब्रेस लगा हुआ है वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो दिस इज हाउ यू विल राइट इट. Anyone having any issue in any part, please tell me. Fourth, A with a brace is a subset of brace A, B. There is a message from someone. Ashish sir, could you explain question 3 from exercise 1.3 from NCERT? Yes, Ashish, I will explain your doubt. First, let us see this assignment, the doubt of Devansh. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि A with the brace is the subset. अब पॉइंट ये है कि A with the brace जो है वो सबसेट तो है नहीं, वो तो एलिमेंट है, क्योंकि एक ब्रेस तो बाहर में सेट का लगा ही हुआ है. तो स्टिल इट इज रॉन्ग, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज A with the brace. ये तो ऊपर में हमने लिख ही दिया है. अगर एक ब्रेस और डाल दें तब ये बन जाएगा सेट. तब हम कह सकते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ A, दैट इज करेक्ट. फिफ्थ वाला देखना, B, C is a subset of B, C. ठीक है, और ब्रेस लगा दिया है. और अब ये क्या रहा है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ A, B, C, लाइक दिस. तो अब यहां पर भी अगेन B, C जो मिल के ब्रेस के अंदर है, दिस इज एन एलिमेंट. So this is now an element. So what you will say that B, C with the brace belongs to this set A, B, C. ये समझ में आ रहा है? Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Sixth part says A, B is a subset of A, B, C. हाँ, यहां पर थोड़ा सा इसने ऐसे लिखा है. फोर्थ पार्ट देवांश कह रहा है फिर से एक्सप्लेन करने के लिए. फोर्थ पार्ट में देवांश ये है कि हमारे पास जो ये दिया हुआ है A with the brace, वो एक्चुअली इस पूरे सेट का एक एलिमेंट है. ठीक है, ये सेट है. दिस आउटर ब्रेस इज द सेट, and this A with the brace is now an element. This is an element. तो जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वो बिलोंग्स टू होता है. तो दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू. अब उसके ऊपर अगर हम एक और ब्रेस लगा देंगे तो दिस वाज एन एलिमेंट एंड नाउ दिस इज अ सेट. ठीक है, तो ये एक सेट बन जाएगा. तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ सबसेट. इज दिस क्लियर, दिवांश? Yes, sir. So can we use this symbol of element of instead of using this symbol for proper subset? Like we can say that A is an element of B commas A comma B. A with the brace A belongs to A, B, like this. Yes, sir. हाँ, ये तो कर सकते हैं. Okay, sir.
ये हमने ऊपर में किया है ना, थर्ड पार्ट में किया है। अच्छा, सिक्स पार्ट जो हमारे पास है, सिक्स पार्ट में ये कह रहा है कि a कॉमा b इज अ सबसेट ऑफ a कॉमा b कॉमा c। अच्छा, आयुषी का भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्ट 1, 9 एंड 10। ठीक है आयुषी, उस पे आते हैं अभी हम लोग, पहले इसको देख लो 1 बाय 1। ठीक है, सबके डाउट्स मुझे पता चल गए हैं, अब सबके डाउट्स क्लियर होंगे। सो a कॉमा b इज अ सबसेट ऑफ a कॉमा b कॉमा c। तो यहाँ पर दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि a तुम कहीं और से ला रहे हो और b किसी और कमरे का एलिमेंट था। अब इस a को इस b से मिला नहीं सकते, तो इसका कोई भी करेक्ट फॉर्म नहीं है, नो करेक्ट फॉर्म। a और b को तो मिला नहीं सकते। इसमें ये बात समझने की है कि एक अलग कमरे में है, b एक अलग कमरे में है। ठीक है, जो मैंने बताया था ना कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट एलिमेंट्स आर बेसिकली रूम्स एंड सेट इज अ हाउस, तो उस तरीके से ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एक सेवेंथ पार्ट है which says that phi belongs to a comma b. this is actually not correct. phi जो होता है वो एक सेट होता है, and set is actually a subset of an another set. तो phi is a subset of a comma b। ठीक है, ये नहीं होगा, इंस्टेड हम ये लिखेंगे phi is a subset of a comma b। जब हमने पढ़ा था ना कि एम्प्टी सेट जो होता है, जो phi होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है। phi is a subset of a comma b comma c। so here it is given like this, phi is a subset of a comma b comma c। this is fine, there is nothing to be corrected here, ये सही है। नाइन्थ, x such that x plus 3 is equal to 3 is equal to 5। x such that x plus 3 is equal to 3 is equal to 5 सेट, मतलब एम्प्टी सेट। तो क्या ये कोई भी एलिमेंट नहीं देगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को अगर सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, इस तरह के हमने कई सारे इक्वेशंस जूनियर क्लासेस में किए हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 0। तो 0 तो एक वैल्यू होती है, दिस इज एन एलिमेंट, 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट, तो दिस इज नॉट 5, दिस इज फॉल्स। सो बेसिकली 0 belongs to this set x such that x plus 3 is equal to 3, मतलब ये 5 नहीं होगा, इसका एक एलिमेंट होगा which is 0। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए हैं? यस, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डाउट था वो देखते हैं। नेक्स्ट डाउट वाज आस्क्ड बाय आयुषी, question number 5 of exercise 1.3 of NCERT। okay, let us see question number 5 of exercise 1.3 of NCERT। सर हाँ, सर क्वेश्चन 6 1.3 सर वो भी बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है।
ओके, पावर सेट का क्वेश्चन है। पावर सेट में अभी बताने वाला था, वो अभी मैं बता देता हूँ, कोई बताया नहीं था। चलो अच्छी बात है, पावर सेट मैंने बताया नहीं था। तो अभी जो आयुषी का क्वेश्चन है वो पावर सेट का है। पावर सेट क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी बता दूंगा। पावर सेट इज सेट फॉर्म बाय सबसेट्स ऑफ अ सेट, या लिखने के लिए कि बाई ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सेट हमने लिया ए, इसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, और हम इसके सारे सबसेट्स लिस्ट डाउन करना चाहते हैं। तो व्हाट आर इज सबसेट्स? सबसे पहले जो सबसे बेसिक सबसेट होता है, जो हर किसी सेट का सबसेट होता है, वो होता है एम्प्टी सेट 5। तो ये तो इसका सबसेट होगा ही, इसमें 0 एलिमेंट होंगे। फिर हम वो सारे सबसेट्स लिखेंगे जिसमें एक एलिमेंट होंगे, तो 1 होगा, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। ये सारे ऐसे सबसेट्स हैं जिसमें 1 एलिमेंट है। ऐसे सबसेट्स को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। फिर हम वो सारे सबसेट्स लिखेंगे जिसमें 2 एलिमेंट हैं, जैसे 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 2, 3 हो गया। तो these are actually those subsets which are having 2 elements. फिर उसके बाद हम सबसे बड़ा सबसेट जो 1, 2, 3 itself होगा वो लिखेंगे। तो if you observe, we have listed down how many subsets of this set A. Can anyone tell me number of subsets that are formed? 8. कितने सबसेट्स बने? 8. 8 subsets. Correct. So this we will put in another brace and make it a set, and this set is called power set of the set A. और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, वो एक्चुअली है 8, दैट इज 8। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट क्या थे? वो थे 3। तो देयर इज अ फॉर्मूला। सो यहाँ पे 8 कैसे आया? 2 टू द पावर 3 से आया। तो इन जनरल हम एक फॉर्मूला, अभी इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ लेते हैं कि किसी भी सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं n, तो उसके पावर सेट में, मतलब उस सेट में जिसमें सारे उसके सबसेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें एलिमेंट्स होंगे 2 टू द पावर n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर सेट ऑफ ए। सो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि जो 5 है दैट इज अ सेट इफ a इज इक्वल टू 5, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एक्चुअली 0। एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 0, दैट विल बी 1। एक एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट का भी सबसेट 5 होता है, तो 5 तो एक रहेगा ही, एंड उसको हम ब्रेसेस में डाल देंगे, तो एक एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, वो होगा 5। ये बात समझ में आ रही है आयुषी एंड एवरीवन एल्स? Yes, sir. Sir, can you Yes, again sir. explain this? आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, तो बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला जब आ गया कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n होते हैं, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2 टू द पावर n। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर एनसीईआरटी कि ए जो सेट है वो 5 सेट है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये बताओ? तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0 है। वाई 0? बिकॉज दिस इज एन एम्प्टी सेट। 5 सेट कैसा सेट होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 0 बिकॉज इट इज एम्प्टी। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट निकालोगे, तो दैट विल बी 2 टू द पावर 0, दैट विल बी 1। तो 2 टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। यही वाला फॉर्मूला हमने लगाया पावर सेट का। अब हमारे पास नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए 1 आ गए, और वो एलिमेंट क्या है ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, लेकिन मैं फिर भी वो एलिमेंट बता दे रहा हूँ कि वो एलिमेंट क्या है, वो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, वो एलिमेंट ये है कि 5 जो सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, चाहे वो एम्प्टी सेट ही क्यों ना हो। तो एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट भी होगा, तो उस एम्प्टी सेट को हमने इस पावर सेट के ब्रेसेस में अंदर में डाल दिया और कह दिया कि वो एक एलिमेंट हमारे पास है।
Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Okay, good. तो इसको अब नोट कर लो. नेक्स्ट डाउट जो आया था इसी में से आया था, आशीष का था क्वेश्चन नंबर 3 और सूर्यांश ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 6. ओके, so I'm clearing this now. I hope everyone has saved it. सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अभी उसको देखेंगे, अभी वो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट. पहले हम तुम लोगों के डाउट सारे क्लियर कर लेना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आगे करेंगे. So I'm clearing this. Fine. Next is question number 3. Question number 3 जो था एक्सरसाइज 1.3 का, उसमें क्या था? Let us see. A is given as a set having elements 1, 2, 3, 4. एक सेट के रूप में एक एलिमेंट है इस सेट का. ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना. 3, 4 मिला के एक एलिमेंट बन रहा है. Which of the following statements are incorrect and why? तो इसके कई सारे हैं, 11 पार्ट्स हैं. तो पहला पार्ट ये कह रहा है कि 3, 4 with the brace is a subset of A. तो clearly this is wrong because 3, 4 with the brace is present inside the set. So this belongs to the set. This is an element of the set. Second part says 3, 4 belongs to A. ये तो हमने ऊपर में लिख ही दिया है. दिस इज करेक्ट, ये हमने यहाँ पे लिखा है. दिस इज करेक्ट. थर्ड पार्ट सेज 3, 4 विद द ब्रेस एंड वन मोर ब्रेस. तो शुरू का जो ब्रेस है वो तो एलिमेंट वाला पार्ट है और उसके ऊपर एक और ब्रेस लगा दिया तो ये बन गया सेट. तो ये सबसेट ऑफ ए है. दैट इज करेक्ट, ये सही बात है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ए. फोर्थ पार्ट सेज 1 belongs to A. Yeah, this is also correct. 1 is an element of A. Fifth part says, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो पूछ लेना, क्योंकि जो हमने प्रीवियस डिस्कशन किया है उसके बाद इसको समझने में इतनी एफर्ट नहीं लगना चाहिए. 1 belongs to A है, उसके बाद कह रहा है 1 is a subset of A, which is clearly wrong. 1 is not a subset of A, लेकिन 1 के आगे अगर हम ब्रेस लगा दें then it will become a subset of A. Sixth part says 1, 2, 5 with the brace is a subset of A. Is this correct? अब बताओ तुम. Yes, sir. Yes, sir. So करेक्ट है. सेवेंथ में आते हैं. वन टू 5 यही चीज फिर से दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि दिस बिलोंग्स टू. तो ऑब्वियसली दिस इज अ सेट, दिस इज नॉट एन एलिमेंट, तो ये बिलोंग्स तो नहीं करेगा. 8 says 1, 2, 3 is a subset of A. अब ये क्या किया है कि अगेन इसने 3 को, ये जो 3, 4 है ये यूनाइटेड यूनिट है. इसमें से तुम 3 अलग से नहीं निकाल सकते हो. जब भी पूरा का पूरा 3, 4 विद द ब्रेस मूव करेगा तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है. दिस इज इनकरेक्ट.
9th में आते हैं, 5 belongs to A. This is again incorrect. 5 is a subset of A. empty set जो होता है वो A का subset होता है, एलिमेंट तो है नहीं इसका. 10, 5 is a subset of A. This is correct. Empty set is subset of all the sets. 11, 5 with the brace is a subset of A. तो एक्चुअली ये जो पार्ट है 9th और ये जो पार्ट है 11, दोनों एक ही चीज कहना चाह रहा है कि 5 A का एलिमेंट है, तभी 5 का आगे जब हम ब्रेस लगा रहे हैं तो उसका सबसेट बन गया, विच इज रॉन्ग. इसके अंदर 5 तो हमें दिख नहीं रहा एज एन एलिमेंट, तो हम इसको तो नहीं कह सकते हैं कि इसके आगे ब्रेस लगा के हम एक सेट बना देंगे जो कि इसका सबसेट होगा. 9th और 11th इज द सेम थिंग, जस्ट प्रेजेंटेड इन द डिफरेंट मैनर. So this was the doubt of Ashish. Ashish, is it clear now? Yes, sir. Okay. उसके बाद सूर्यांश ने अभी बीच में बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फिर आयुषी का असाइनमेंट में से है. Just save this. I hope everyone has saved it. Now exercise 1.3, question number 6. Write the following as intervals. Okay. So the first part is x such that x belong to real number. Okay. And x is between -4 and 6. Correct. तो x -4 और 6 के बीच के सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है. अच्छा, -4 को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइन है, ये वाला साइन नहीं है, तो लेस देन का साइन है, लेकिन लेस देन इक्वल टू इसका साइन नहीं है. तो इसलिए इसका मतलब है कि -4 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, -4 से बड़े जितने भी हैं उनको इंक्लूड कर रहा है. तो -4 इज लेस देन x, -4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू. अच्छा, और x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पर 6 को इंक्लूड किया जा रहा है. तो इसका मतलब है कि -4 इज नॉट इंक्लूडेड, सो वी विल टेक अ ओपन ब्रैकेट फ्रॉम हियर, -4 इज नॉट इंक्लूडेड, comma 6 where 6 is included, we will take a close bracket here. तो नंबर लाइन पर अगर तुम इसको समझना चाहो तो -4 यहाँ पर होगा, बीच में कहीं पे 0 भी आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा. सो यू आर बेसिकली नॉट इंक्लूडिंग -4 बट यू आर इंक्लूडिंग 6. तो यहाँ पर एक डार्क सर्कल देना है, यहाँ पर ओपन सर्कल देना है. जब इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ओपन सर्कल. तो यू विल राइट इट लाइक दिस, दिस इज योर आंसर. ग्राफिकली मैंने यहाँ पर तुम्हें दिखा दिया. Second part says x such that x belongs to R and x is between -12 and -10. X is between -12 and -10. तो -12 और -10 के बीच में अगर x है तो you will take open bracket -12 एंड ओपन ब्रैकेट -10, क्योंकि दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है तो किसी में भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एंड आशी, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? ये क्वेश्चन सूर्यांश ने पूछा था. सूर्यांश क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है. थर्ड इज x such that x belong to real number and x is between 0 and 7, where 0 is included and 7 is not included. तो यहाँ पर भी तुम समझ सकते हो कि 0 अगर इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे 0 पे और 7 पे ओपन ब्रैकेट ले लेंगे. फोर्थ पार्ट, x such that x belong to real number and x is between 3 and 4 and यहाँ पर दोनों ही इंक्लूडेड हैं. सर दोनों में स्क्वायर will ब्रैकेट take- लगेगा. हाँ, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट. तो ये इस तरीके से तुम क्या कह सकते हैं इसको, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ आयुषी का असाइनमेंट में से एक डाउट था, देन वी विल बी ओवर विथ ऑल द डाउट्स हियर. So the doubts which Ayushi asked are solution of question number 5, part 1, 9 and 10. So I'm clearing this now. I hope you all have saved it by now. Someone is new in this class. I think Arushi is new. Arushi Mishra, you are a new student you have joined in this class. No? Previous class you were not present. Yes, sir. I have joined today. Good evening, sir. Okay. So you are following what we are discussing here. और कोई तो, आयुषी तो पिछले क्लास में भी थी, आशीष, देवांश, कौस्तुभ, पार्थ, सूर्यांश, ये लोग तो सारे थे पिछली क्लास में. ओके. So I'm clearing this. Question number 5, in which it was given that A is a set which is having elements A, B, C, D एक है, E, like this. So here first part में ये दिया हुआ है कि C, D is a subset of A. तो it is wrong actually. C, D जो है with the brace is present inside the set in the form of an element, जैसे बाकी एलिमेंट्स है. तो this belongs to A. सेकेंड नहीं, नाइन्थ पूछा था ना, नाइन्थ. 5 belongs to A. It is again wrong. 5 is not belonging to A. 5 कोई भी एलिमेंट नहीं है इसका. एंड अगर हम 5 एज अ सेट उसके ऊपर बना दें सबसेट ऑफ ए, तो स्टिल इट इज रॉन्ग. तो इसका मतलब वही हुआ कि 5 इज एन एलिमेंट और उसके ऊपर तुमने ब्रेस लगा के उसको सेट बना दिया और उसको सबसेट कह दिया. तो ये दोनों ही गलत है. 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. 5 जो होता है वो ऑलरेडी एक सबसेट होता है विच इज एम्प्टी सेट. वो कोई एलिमेंट नहीं है, इट इज अ सबसेट. अदरवाइज कहीं पे एज एन एलिमेंट यूज हो तो अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 5 का डेफिनेशन है वो सबसेट का डेफिनेशन है.
as an empty set. Is this clear? Yes. तो ये दोनों Yes. एक ही चीज है, बस कहने का तरीका अलग हो गया है. Same thing is being presented in the same manner, in different manner. तो जिन लोगों ने भी 1.3 एक्सरसाइज तक कर लिया है ट्राई, आई होप उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. और जिन लोगों ने अभी नहीं किया है सारे क्वेश्चंस ट्राई, प्लीज सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना. और जो असाइनमेंट तुम्हें दिया गया उसको भी ट्राई कर लेना. एंड ऑल्सो बाय वन मोर बुक विच इज कॉल्ड NCERT एग्जाम्पलर, एंड ऑल्सो डू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. NCERT से करना है और एक NCERT एग्जाम्पलर है उससे करना है, और जो असाइनमेंट्स तुम्हें दिए जा रहे हैं उससे करना है. अभी फिलहाल तुम्हें ये 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है, तब जाके तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, फाउंडेशन बनेगा. सो वी हैव नाउ वेन डायग्राम्स के बारे में तुम्हें मुझे बताना है, और यूनिवर्सल सेट के बारे में बताना है, विच इज अबाउट एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5. ठीक है. So Parth is asking RD Sharma. Yes Parth, you can also do RD Sharma, normal RD Sharma जो है. अभी कॉम्पिटिटिव वाली मत करना. तो अगर RD शर्मा करते हो तो फिर NCERT एग्जाम्पलर करने की जरूरत नहीं है. Okay, sir. लेकिन आई वुड प्रीफर कि सिंगेज इज आस्क्ड बाय कौस्तुभ. कौस्तुभ अभी सिंगेज नहीं करना. इट विल बी टू अर्ली टू डू सिंगेज. सिंगेज या अरिहंत या लास्ट 42 इयर्स, ये जितनी भी बुक्स हैं ये सब अभी हम लोग कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे. अभी स्टार्ट करोगे तो यू विल बी गेट डिस्करेज, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मल्टी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और एक चैप्टर पे बेस्ड नहीं होते हैं. आगे आने वाले चैप्टर्स के, पिछले चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम कर नहीं पाओगे. Okay, sir. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन अ कॉन्टेक्स्ट, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंडर ये क्वेश्चन में दिया ही रहता है मोस्टली कि यूनिवर्सल सेट क्या है. जैसे तुमसे बात की जाए अबाउट वॉवेल्स, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉवेल्स, तो ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में समझ लो, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉवेल्स, तो उस बात टॉकिंग अबाउट वॉवेल्स मतलब क्वेश्चन में वॉवेल्स के बारे में दिया हुआ है, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो होगा दैट विल बी इंग्लिश अल्फाबेट्स, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स में ही वॉवेल पाए जाते हैं, उन्हीं में से वॉवेल्स को दिया जाता है. या अगर मान लो तुम्हें टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, तो उससे समझ में आएगा कि ओके यूनिवर्सल सेट में भी रियल नंबर्स की बात की जा रही है, उसी में से इंटीजर्स आते हैं. या टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, तो यूनिवर्सल सेट में भी इंटीजर्स, उससे एक बड़ा. तो ये मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है, मोस्टली गिवन इन क्वेश्चन कि यूनिवर्सल सेट क्या है. ठीक है, और क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ जाता है कि यूनिवर्सल सेट क्या है. मतलब एक ऐसा सेट जो कि जितनी भी चीजें डिस्कस की जा रही है क्वेश्चन में उन सबको इंक्लूड करता हो अपने अंदर, यूनिवर्सल हो, उस कॉन्टेक्स्ट में वो यूनिवर्सल हो. तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. ये चीज और थोड़ा क्लियर हो जाएगी जब अभी हम लोग वेन डायग्राम देख रहे होंगे.
तो यूनिवर्सल सेट के बारे में अभी इतना जानना काफी है कि इट इज अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एंड बेसिकली मोस्टली गिवन इन क्वेश्चन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेन डायग्राम्स, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाते हैं, लाइक रेक्टेंगल लाइक दिस, और बाकी जितने भी सेट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम सर्कल से दिखाते हैं। जैसे सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, एक और सेट हो सकता है सी है, तो इन सबको हम किससे दिखा रहे हैं, सर्कल। तो सेट्स ए बी एंड सी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वी हैव अ यूनिवर्सल सेट एंड इन दैट यूनिवर्सल सेट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यूनिवर्सल सेट में तो नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और उसमें हमने एक सेट ले लिया है ए, और ए में हमने लिया है कौन से नंबर्स, 2 4 6। तो इसको जब हम यहाँ पे दिखाएंगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर में एक सेट ए है, ए में क्या गया 2 4 6, और जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है वो सब इसके बाहर में आ जाएगा, 1 3 5 7 8 9 10। तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूसेज अभी क्लियर होगी, अभी भी क्लियर होगी, नेक्स्ट क्लास में भी जब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे तो वहाँ पर भी क्लियर होगी। अभी ये बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई जा रही है, आई होप ये क्लियर होगी। इसको थोड़ा सा सेव कर लेना। Kaustubh is saying to repeat this. Yes, Kaustubh, I can repeat this. यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। Yes, Arushi, you are trying to ask something. You have raised your hand. Anyways, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अंदर जो सेट्स होते हैं वो सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यूनिवर्सल सेट है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है और मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, और जो ए सेट है उसमें 2 4 6 है। तो हमने यहाँ पर ए सेट को 2 4 6 उसके अंदर डाल दिया है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए 1 3 5 7 8 9 10 वो उस सेट के बाहर है लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर है। सो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट पढ़ेंगे और साथ साथ में इस वेन डायग्राम का यूज भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है उसको हम कहते हैं यूनियन। ए सेट यूनियन बी सेट। तो इसको यूनियन को ऐसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी का क्या मतलब है, दो सेट का यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ टू सेट्स? इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक्स इज एन एलिमेंट विच ईदर बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, then we will say that x belongs to A union B। जैसे तुमसे ये कहा जाए कि और एक वर्ड होता है ना, और this or this, तो if an element belongs to A or B,
it belongs to A union B. अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग करे या B को बिलोंग करे तो वो A यूनियन B को बिलोंग करेगा। तो बेसिकली जैसे A है, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 6 7। B है, इसमें एलिमेंट है 1 2 4 5। अब तुमसे पूछा जाए कि A यूनियन B में क्या होगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन A यूनियन B? तो बहुत सिंपल सी बात है, सर 1 5। इफ एन एलिमेंट, सॉरी, सो ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया कि या तो ए में हो या बी में हो, किसी में भी हो। और तो 1 है, दोनों में है तो यहां पर भी होगा। 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है, ए में नहीं है लेकिन बी में है, लेकिन और में तो आ रहा है, किसी एक में आ रहा है तो 2 भी होगा। 3 यहां पर मिल गया, 4 यहां पे मिल गया, 5 दोनों में है तो वो भी ले लेंगे, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, वो भी ले लेंगे। तो ए में हो या बी में हो, ए यूनियन बी में वो चला आएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा। ये नहीं कि ए में 1 आया है, बी में भी 1 आया तो 2 बार 1 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। 1 को हम एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। जो दोनों में पाया जा रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और जो किसी एक में पाया जा रहा है वो भी एक बार लिखेंगे। तो और का सिंपल सा मतलब होता है कि या तो ए में हो या तो बी में हो, किसी में भी हो तो दैट विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि हमने एक वेन डायग्राम बनाया यहाँ पर। इस वेन डायग्राम में हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, राइट। ए सेट में है 1 3 5 6 7। 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वो दोनों में है। 3 इसमें है ए में, 5 अगेन दोनों में है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6 ए में है, 7 भी ए में है, और यहाँ पर बी में 1 2 4 5, 1 2 4 5 इस तरीके से। तो you can see that the set A and the set B are having these elements। और हमारे पास अगर A यूनियन B की बात की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि A या B, मतलब हम ये पोर्शन को कहेंगे दिस इज A यूनियन B, दिस इज A यूनियन। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just save this. तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो मैं इसमें कुछ पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और वहाँ पर लिखूंगा इंटरसेक्शन। तो यूनियन मैंने इरेज कर दिया है, यहाँ पर यूनियन का सिंबल इरेज किया है, यहाँ पे और को इरेज किया है, यहाँ पर और को इरेज किया है, यहाँ पर और को इरेज किया है, यहाँ पे यूनियन को इरेज किया है, यहाँ पर। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जैसे इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, जिसको तुम रफली कह सकते हो विच इज कॉमन। इंटरसेक्ट जो कर रहा हूँ दैट इज कॉमन। तो इंटरसेक्शन, दिस इज अनदर ऑपरेशन।
इसको हम उल्टा यू से दिखाते हैं ऐसे, एंड यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश का उसको यूज करेंगे एंड. सो एंड if an element belongs to A and B, it belongs to A intersection B. तो एंड का क्या मतलब होता है? एंड का मतलब होता है कि वो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में कहलाएगा. तो अगर हम इसी एग्जांपल में ए और बी का इंटरसेक्शन लेना चाहें तो बता सकते हो क्या एलिमेंट होगा? सर 1 and 5. 1 and 5. 1 and 5. एनीवन एल्स श्योर हो 1 and 5? किसी का और कोई आंसर? Sir, 5. हाँ सर 1 and 5 and empty 5. नहीं, बस 1 and 5 इज एनफ. 1, 5. एम्प्टी की जरूरत नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है. तो 1 इज देयर विच इज कॉमन टू बोथ द सेट्स. 5 इज देयर विच इज कॉमन टू बोथ द सेट्स, और कुछ कॉमन नहीं है. कॉमन मतलब जो दोनों में एक साथ पाया जाए. तो 1, 5. जो वेन डायग्राम में तुम देख सकते हो कि वेन डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, this portion is actually intersection A intersection B. जो पोर्शन A और B दोनों में है एक साथ, तो दिस इज इंटरसेक्शन. तो इसको भी नोट कर लो. कौस्तुभ सिंह, हाउ वी रिप्रेजेंट इट? ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू. ये दिखाया ना यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का. यूनियन को यू से करते हैं, इसको उल्टा यू. अच्छा, इन वेन डायग्राम में भी ये दिखाया ना. देखो मैं अलग से भी बना देता हूँ यहाँ पे. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये तो रेक्टेंगल है ही. इसके अंदर हमने दो सेट्स ले लिए. एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया. तो जो पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, जो दोनों में है, ये वाला, ये एरिया इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है. दिस रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हियर इज यूनियन हो गया है ना, इंटरसेक्शन भी हो गया. प्रॉपर्टीज. ओके, सो वी विल सी प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी अगर तुमने इसके डेफिनेशन को समझ लिया होगा अच्छे से. तो फर्स्ट वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. So firstly we have commutative law. A का B के साथ यूनियन लो या B का U के साथ
ए के साथ यूनियन लो, इट मीन्स द सेम थिंग। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट किस ऑर्डर में तुम लिख रहे हो, इट डज नॉट मैटर। तो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। काफी सिंपल लॉ है, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड लॉ इज योर एसोसिएटिव लॉ, कि अगर तुम्हारे पास 3 सेट्स हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तुम पहले बी यूनियन सी का यूनियन ले रहे हो, उसके बाद ए के साथ ले रहे हो, या पहले तुम ए और बी का यूनियन ले रहे हो, उसके बाद सी के साथ ले रहे हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ओवरऑल जो यूनियन आएगा तीनों का वो सेम चीज आएगा। यूनियन मतलब तीनों में से किसी में भी प्रेजेंट हो तो यूनियन में प्रेजेंट होगा। थर्ड लॉ इज किसी भी सेट का अगर 5 के साथ यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? सर 5। नहीं, 5 कैसे मिलेगा? 5 कैसे मिलेगा? यूनियन लोगे तो 5 कैसे मिलेगा? ए के एलिमेंट्स या 5 के एलिमेंट्स, 5 में तो कुछ भी नहीं होता है, तो ए या 5, तो ए मिलेगा ना। ए के तो सारे एलिमेंट्स ले सकते हो ना उसमें। यस सर। इंटरसेक्शन होता तो वहां पे 5 मिलता। यूनियन है, यूनियन में तो ए मिलेगा। अच्छा, ए यूनियन ए अगर है तो दैट विल बी सेम एज ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। One law is being asked by Kostov, first law. Kostov first law ये है ना कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं ना, ये ए है ये बी है, और दोनों का हम यूनियन ले रहे हैं, ए और बी का यूनियन ले रहे हैं, तो हम ऑर्डर कुछ भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पूरा का पूरा ये वाला रीजन मिल जाएगा। दिस इज ए यूनियन बी भी कह सकते हो इसको। This region is A union B, or you can call this region as B union। ये दोनों एक ही चीज है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में भी यही होगा। एसोसिएटिव लॉ में 2 की जगह 3 सेट्स हैं, 1 2 और ये 3, A B C, there are 3 sets present। तो यहाँ पर जब तुम A यूनियन B यूनियन C लोगे तो ये जो पूरा शेडेड रीजन तुम्हें दिख रहा है, चाहे A में हो, B में हो, C में हो, कहीं पर भी हो, वो पूरा रीजन आ जाएगा। दिस इज A यूनियन B यूनियन C। अब इसको तुम चाहे पहले या तो B यूनियन C पहले यूनियन लेके फिर A के साथ हो, या फिर A और B का यूनियन पहले लो फिर उसके बाद C के साथ हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, रीजन तुम्हें यही मिलेगा। I think it is clear। Yes sir। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये वाला जो थर्ड लॉ है इसको हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और एक लॉ और हो गया तुम्हारा फिफ्थ लॉ, कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन लेंगे ए सेट के साथ तो क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? Sorry, sir, could you repeat? Sir. Could you repeat the question? बताओ फिर से, नहीं सुनाई दिया। Could you repeat the question? यूनिवर्सल सेट यूनियन ए सेट, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सर ए। universal Universal set. यूनिवर्सल सेट मिलेगा। बड़ा यूनिवर्सल है ना तो यूनिवर्सल मिलेगा। यूनिवर्सल का ए सबसेट है, ए उसका एक पार्ट है, तो जब यूनियन लेंगे तो जो बड़ा है वो मिलेगा। उसी तरीके से ए और 5 में जो बड़ा था वो ए था तो ए मिल गया। तो दिस कॉल्ड लॉ ऑफ यू।
Is it okay? Yes, Yes. sir. So just save these properties also. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आते हैं। तो मैं इसी में थोड़े चेंजेस करूंगा। इसको सबने सेव कर लिया होगा आई होप। लॉ का नाम वही रहेगा, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन पे ये लॉ लगाएंगे। So the first law again is that properties of intersection of sets. तो A का B के साथ इंटरसेक्शन लो या B का A के साथ इंटरसेक्शन लो, it means the same thing, which is called commutative law. A का B और C के इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन लो या C का A और B के इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन लो, ऑर्डर कुछ भी रखो, फाइनल अगर तुम इंटरसेक्शन तीनों का ले रहे हो तो सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, A इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, कोई बता सकता है? सर 5। Five. फाई आएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कॉमन चाहिए। कॉमन में जो कम है, जो सबसेट है, उसी के एलिमेंट मिलेंगे। तो फाई जो है वो छोटा है, वो ए का सबसेट है। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ए का सबसेट है, तो फाई ही मिलेगा हमें। और ए इंटरसेक्शन ए विल बी ए एंड यू इंटरसेक्शन ए विल बी ए। ए, करेक्ट। सो ए इज द सबसेट ऑफ यू, तो ए हमें मिलेगा। जो कॉमन पोर्शन है वो छोटा वाला पोर्शन होगा। अच्छा, एक और लॉ अब ऐड हो जाता है इसमें। जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों देख लिया तो एक लॉ और ऐड हो जाता है। दिस इज द सिक्स्थ लॉ, which says that अगर हम A यूनियन B इंटरसेक्शन C ले रहे हैं तो एज यू कैन सी कि ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है और बाहर में यूनियन है। तो दिस इज सेम एज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको तुम नंबर्स में भी पढ़ते हो, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे इफ यू रिमेंबर, मैं एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, जो हम लोग नंबर्स में करते हैं। कि जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 अगर दिया होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से दिस डिस्ट्रीब्यूट्स, या अगर मान लो बाहर में इंटरसेक्शन है और अंदर में यूनियन है, तो तुम क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन A intersection C. This is also distributive.
इसको मैं वेन डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेन डायग्राम से भी हम लोग देखते हैं। ये रेस कर दूं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, सो मान लो ये वाला लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको पहले एक तरीके से देखेंगे, फिर दूसरा तरीका क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और हमारे कहने का क्या मतलब है कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो लेट अस सी, हमारे पास वेन डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह का। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, 3 सेट्स हैं। अब इसमें B इंटरसेक्शन C पहले लिया गया है, तो B इंटरसेक्शन C इज दिस रीजन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज B इंटरसेक्शन C। इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? No, sir. No, sir. B, ठीक है। अब उसका A के साथ यूनियन लो, तो A या B इंटरसेक्शन C यूनियन लोगे तो यू विल गेट दिस रीजन। A तो लोगे ही, और B इंटरसेक्शन C का भी जो पोर्शन है वो भी लोगे। दिस इज फाइनली A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये जो ग्रीन शेडेड रीजन तुम्हें दिख रहा है, इसको मैं अगर एक पूरे इसमें बंद कर दूं इस तरीके से, तो ये है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इज दिस फाइन? तो इसमें हमने पहले Yes, क्या sir. किया, B इंटरसेक्शन C लिया, उसके बाद उसके साथ A का यूनियन ले लिया। अब इसी वेन डायग्राम में अगर हमने मूवमेंट दूसरे तरीके से किया होता तो क्या हमें यही रीजन मिलता या नहीं मिलता? लेट अस सी। तो ये A सेट है, ये B सेट है, ये C सेट है, और A यूनियन B पहले ले लेते हैं। सो A यूनियन B, तो A यूनियन B जब लोगे तो तुम्हें जो रीजन मिलेगा वो ये वाला रीजन मिलेगा। इसको मैं डॉट से दिखा दूं। A यूनियन B मतलब चाहे A में हो या B में हो, ये हो गया A यूनियन B। अब दूसरा जो रीजन है तुम्हारे पास वो है A यूनियन C। दिस इज A यूनियन C। इसको डॉट से दिखाता हूँ, A यूनियन C को डैश से दिखा देता हूँ, ऐसे डैश से दिखा देता हूँ। दिस इज A यूनियन C। तो जो डॉट से है वो A यूनियन B है, दिस इज डॉट, और जो डैश से है वो A यूनियन C है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अब इन दोनों का, डॉट का और डैश का इंटरसेक्शन अगर लेते हो तो बता सकते हो कौन सा रीजन आ रहा है जहां पर डॉट भी है और डैश भी है, दोनों का Sir, इंटरसेक्शन इज दिस। A. ये रीजन आएगा, सेम वही रीजन आएगा जो तुम्हारा लेफ्ट में आया था। कैन यू सी दिस? Yes, sir. तो ये हो गया वेन डायग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ वी हैव डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक है डिफरेंस ऑफ सेट्स और एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। दोनों देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स तो आज नहीं देख पाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो इनफैक्ट तुम्हारे पास जो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क होगा वो एक्सरसाइज 1.4 ही होगा, 1.5 नहीं होगा।
So I'm erasing this now and difference of sets. So अगर तुम A सेट से B सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, A माइनस B सेट ले रहे हो, तो this is actually defined as X such that X belongs to A and X does not belong to B. तो जैसे सब्ट्रैक्शन का मोटा मोटा मतलब हमें पता है कि किसी एक चीज में से दूसरी चीज को हटा देना, तो उसी तरीके का मतलब यहाँ पर भी है डिफरेंस ऑफ सेट्स में। क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ हो और एक सेट A है और एक सेट B है, और अगर तुम A माइनस बी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि व्हाट इज A माइनस बी, इसमें कौन सा रीजन A माइनस बी है, तो X जो है A में होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। तो वो वाला रीजन अगर तुम आइडेंटिफाई करते हो तो दिस रीजन A में जो है लेकिन B में नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही तुम यहाँ पे पहुंचोगे, B से जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है वो वाला नहीं लेना है, A का लेना है लेकिन B के साथ जो ओवरलैप कर रहा है वो नहीं लेना है। तो इज दिस क्लियर? So could you please Yes, sir. explain this once again? तो दिस इज A माइनस बी। अच्छा, B माइनस A अगर तुम्हें बताना होगा, what is B माइनस A? So this is X such that X belongs to B and X does not belong to A. So if you want to see it, this will be basically here. This will be B minus A. And this is A minus B. अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स हम किसको कहते हैं, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स? हम दो सेट्स को डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहते हैं जब दोनों का इंटरसेक्शन जो है, डिसजॉइंट सेट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है, नल, उसका जो वेन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होगा। ए सेट और बी सेट कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, ए और बी अलग है। उस केस में हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, देयर इज नो कॉमन पोर्शन। इज दिस ओके? Yes, sir. Okay, just save this. आरुषि saying to repeat disjoint sets. आरुषि, डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है कि कोई कॉमन नहीं होता है। जैसे अभी हमने देखा ना कि ये एक ए सेट है, ये जो वेन डायग्राम बनाया ना इसमें ये ए सेट है और ये दूसरा वाला बी सेट है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई कॉमन है दोनों में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो ए सेट है, इसमें 1 3 5 और बी सेट है, इसमें 2 4 6। अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, कोई भी नहीं है, तो इट इज एम्प्टी सेट। इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो आई एम इरेजिंग दिस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अभी हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा ना। सिमेट्रिक डिफरेंस बस ये होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एग्जाम में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा होता है बीच में, विच मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अगर इसको तुम देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ए है, ये बी है, और a माइनस बी यूनियन b माइनस a का मतलब ये हो गया a माइनस बी इज दिस थिंग, and b minus a is this thing. तो दोनों का यूनियन लोगे, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के जो भी ए और बी में है वो। And one thing to be noticed here is that a minus b, a intersection b and b minus a are mutually exclusive sets, pair wise। कोई किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इज इट ओके? तुम देख सकते हो वेन डायग्राम से, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पेयर वाइज मतलब दो दो का पेयर लेके तुम ये बात देख सकते हो। सो नाउ यू हैव होमवर्क विथ यू इज एक्सरसाइज 1.4। This is your homework. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Assignments will also be given to you. कौस्तभ, अभी सेट चैप्टर के लिए तुम्हें सिंगेज या अरिहंत में नहीं जाना है, अभी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलरी करना है। जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी बुक करनी है। Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Welcome, Parth.